अब ये जो रिक्वायर्ड है ये नलेबल फॉल्स करता है। क्या करता है ये? नलेबल फॉल्स। मतलब ये है कि इसको खाली नहीं छोड़ सकते नेम, और इसका नेम स्पेस एक्सपोज करो, रिक्वायर्ड पे गए और यहां पे ये देखो यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गया। पूछा जाता है वैलिडेशंस के लिए कौन सा नेम स्पेस होता है। सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, देन नेम के बाद रिक्वायर्ड नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के ऊपर भी रिक्वायर्ड लिख दिया, और ईमेल, और इस पे भी बेसिकली बताया हुआ जिस मेंबर की वैल्यू इंटीजर होगी, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए उसमें नल आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आईडी और एज के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं लिखा, ये रिक्वायर्ड ही है क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो मैंने क्या बोला? नल अलाउ नहीं है। रिक्वायर्ड का मतलब आपका ये, ठीक। तो इस तरह से ये आपने लगा। नेम पर नेम और ईमेल। अगर आप लोग ईमेल का, तो इसके लिए आप लिख दो ईमेल एड्रेस। मतलब ईमेल जो है, ईमेल का जो फॉर्मेट है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे ईमेल में प्रॉपर @ लगाए कि नहीं लगाए, ये उसके लिए वैलिडेशन बनी हुई है। ईमेल एड्रेस यानी एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल में क्या रूल है? उसके रूल होते हैं @ प्रॉपर होना चाहिए, स्पेस ना आए बीच में, जो भी रूल है उसके उसमें। अब जैसे तो एक के ऊपर मल्टीपल वैलिडेशंस भी हो सकते, और ये सारी डाटाबेस पे काम करेगी। अब उसके बाद एज, लॉजिक, यहां लगा दिया मैंने रेंज, एज की मैंने रेंज देनी है, और इसमें मिनिमम वैल्यू दे दी 1, 18, और मैक्सिमम वैल्यू दे दी मान लो 25। अब कोई भी एज एंटर करेगा, ठीक, वो बिटवीन 18 to 25। ये मैंने कुछ थोड़ी बहुत लगा दी जितनी कि मुझे समझ आए। ऐसे अंडरस्टैंड और भी होती है, अंदाजा तो हो ही जाता है ना, एक रास्ता तो मिल जाता है ना। मतलब ये है कहने आगे करेंगे, तो जितनी समझ आई मैंने तो लगा कि और चेंजेस होंगे। पढ़नी नहीं, पूरा 2 दिन लग गया पढ़ाने, एक बेस बना देते हैं। अब ये वाली वैलिडेशन काम करे, अभी नहीं, जब माइग्रेशन बनेगी, टेबल बनेगा, उसके बाद। कोई चीज समझने वाली नहीं। ये देखो बच्चे, रेंज है ना, रेंज पे F12 प्रेस करो ना, पता चले। और ये देखो दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम देख लेना, F12 प्रेस करो। एक ईमेल एड्रेस F12 प्रेस करो। एक जो भी हो उसको आप लोग देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या करना है, बन गया। ऐसे मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, अभी एक। अब हम बनाएंगे डेटा फोल्डर। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, अब ये ना कंसीडर करो
कि हम नया पढ़ रहे। आप इतना देखो, नया क्या पढ़ाया, रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस और रेंज, बाकी तो पुराना ही है। अगर आप ऐसे देखो ये भी है तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, और ये तो दो तीन चीजें पढ़ी अभी तक, एक रिक्वायर्ड, एक रेंज और एक ये चीज याद रखनी, ये नई चीज इतिहास सीखना। सारा लेक्चर तो पुराना ही है अभी तक। तो न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम डेटा, और इस डेटा फोल्डर के अंदर फाइल बनाओ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया और उसका नाम क्या रखोगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ये देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां इनहेरिट कर लो एक मेन क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट जो इंटरनली डेटाबेस का सारा काम करे। क्या कर लो उसको, इनहेरिट। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पे गए और क्या लिखते हैं यहां पे, बोलो डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये मेन क्लास है डेटाबेस। डेटाबेस बेचारे को सीक्वल ही समझाती है, यही बनाती है सीक्वल। हम तो नहीं लिख रहे इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट, और इसका नेम स्पेस ये लो ठीक। अब आप इसके कंस्ट्रक्टर में जाओ, CTR आगे, और यहां कनेक्शन सिंक कैसे, बेस, और कनेक्शन सिंक का नाम क्या दिया था, कौन एस दिया। बेस क्लास कौन सी है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है कनेक्शन सिंक जो वेब कॉन्फिग में दिया। फिर आप यहां पे क्या लिखो, prop db set, और यहां पे क्या नेम दोगे, स्टूडेंट। अब ये नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस चाहिए, तो स्टूडेंट पे माउस लेके गए और ये आ ये और उसके बाद क्या लिखोगे, माइग्रेशन इनेबल करें और ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटा। आज थोड़ा सा दया कि डाटाबेस पे वैलिडेशन कैसे लगा, ये किस डाटाबेस में लगेंगे ना जब माइग्रेशन होगी। हाँ है ना, लर्न कितनी जल्दी सीख लेते आप लोग। लो टूल्स मेन्यू पे गए, नगर पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर पे गए, और यहां पे क्या लिखोगे, इनेबल हाइपर माइग्रेशन, enable hyper migration, and migrations, enable hyper migration, और ये माइग्रेशन नाम से फोल्डर बन गया। एक और enable hyper migration कमांड एक बार ही चलानी हो एक डाटाबेस की। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, ऐड हाइपर माइग्रेशन, और आगे माइग्रेशन का नेम। पहली माइग्रेशन का नाम हम यही दे देते हैं, इनिट लोड, मतलब इनिशियली
लो ऐड हाइपर माइग्रेशन और इसको एंटर प्रेस करो तो इसकी एक फाइल बन जाएगी माइग्रेशन। उस फाइल को स्टडी जरूर करना शुरू। ये देखो पहली बात देखो माइग्रेशन फोल्डर में ये फाइल बन और उसके बाद इनिट लोड आ गया, क्रिएट टेबल आईडी, ये देखो मैंने नहीं किया बट नल लेवल फॉल्स, डाटा टाइप इंटीजर है, आइडेंटिटी ट्रू मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, नेम स्ट्रिंग, आप देखो आ गया नल लेवल फॉल्स, पिछली में नहीं आया था याद है, स्ट्रिंग में नल अलाउ होता नहीं, तो मैंने यहां नल लेवल फॉल्स क्यों आया, क्योंकि वहां मैंने रिक्वायर किया। ठीक, ये देखो एज में अपने आप ही आ गया क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में नल आता ही नहीं, नल लेवल फॉल्स। ईमेल इसमें मैंने रिक्वायर लिखा, नल लेवल फॉल्स आ गया और ये आईडी बन जाएगा फ्रेंडली। बस देखना ही है, कुछ करना थोड़ी। लो पैकेज मैनेजर कंसोल पे गए और लास्ट कमांड क्या होगी, अपडेट हाइफन डेटा। थोड़ा सा कहानी समझ आए, ठीक, ये तो एरर दे दी, क्यों दी हो, इंस्टांस फेलियर क्यों दी होगी, इंस्टांस फेलियर हो गया था, कनेक्शन सिंक ठीक है वैसे लिखा हो, जो वेब कॉन्फिग में हमने लिखा था, डबल स्लैश गलत तो नहीं क्या लिखा था, यही था ना कनेक्शन सिंक, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस्प्लाइन बैक स्लैश, ये वाली स्लैश है दूसरी है, सिंगल है, कटर भाई को जैसे रहा वही सिंगल है। नहीं बोले हम वेब कॉन्फिग में डबल लगाने की जरूरत नहीं, इसी वजह से वो एरर आई। अब यहाँ पे इसी कमांड को दोबारा से चलाओ, अपडेट डाटा, बाकी चीजें सब बन गई, डाटाबेस बनने की बारी है, एरर दे दी, वेब कॉन्फिग में हो सकती है, और जगह तो हो ही नहीं सकता एरर। सीड में एक और ये डाटाबेस, तो अपडेट ये ठीक कर लेना बच्चे, यहाँ सिंगल स्लैश ही आए, डबल क्यों कर रहे थे पहले, ये बाहर जाने एक इसमें सिंगल ही चले। अब ये सारा क्लोज कर दो और सर्वर एक्सप्लोरर में जाके चेक कर लो कि डाटाबेस बना भी है कि नहीं। ये सबसे पहले आ गया कौन एसटीआर, और टेबल चेक करो, स्टूडेंट नाम से टेबल बना है, हो गया इतना काम? चोली में देख रहा हूँ खूब सारा ना झटका रहा, मैं बाहर रेडी बदलानी हाल थे आलू बेचने दोस्त ये देखो फोटो बढ़िया, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, एज और आ गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे करने से पहले अब हम चाहते हैं इसके ऊपर ये जो डिजाइन आ रहा है इसका थीम चेंज करना, जैसे ये है, तो थीम के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, एक वेबसाइट है bootswatch.com, bootstrap नहीं, bootswatch, SWATCH,
TCH www.bootswatch.com ये लिखा हुआ फ्री थीम्स फॉर, हम फ्री वाली देखते हैं, एक पैसे खर्चने का मन नहीं है। कहाँ डाले? क्लियर है? कई थीम है यहाँ पे। अब आपने bootswatch.com ये लिख लेगा, काफी यूज करते हैं, इसमें है 15-20 थीम। कौन तो अप्लाई करने सीखने हैं, थीम है कौन बनाता है, ज्यादातर डिजाइनर बनाते हैं। अब यहाँ पे ये वर्जन यूज करना है 3, ये आपका ASP.NET MVC है, कोर नहीं है, कोर में हम 4 यूज करेंगे, इसके कंपैटिबल वर्जन 3 है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, फ्री वाली चीज है। तो ये वर्जन 3 जब हम ASP.NET कोर में करेंगे एक तब आएगा वर्जन, ये वर्जन 3 चूज कर लिया। और ये देखो यहां पे कई थी, कौन सा चाहिए, मैंने बोला ल्यूमन, क्लिक किया, थोड़ा ऐसा सा आता है, चूज कर लिया ल्यूमन, मान लो यही चाहिए, ये आ गया ल्यूमन। और यहाँ पे ये है इसकी bootstrap.cs, bootstrap.cs क्लिक किया और ये bootstrap फाइल है। कंट्रोल ए कॉपी कर लो, ये bootstrap कॉपी कर ली और अपने प्रोजेक्ट में जाओ और यहां कंटेंट फोल्डर में गए और फाइल का नाम है bootstrap.css। ये कोई और bootstrap यूज हो रही थी, कंटेंट के अंदर bootstrap.css यही यूज हो रही ना वाली। और यहां पे कंट्रोल ए डिलीट किया और वो पेस्ट कर, 8-10 हजार लाइन का कोड है ये, और तो सही लाइन क्लास हमारी वहाँ कितनी बड़ी हो गया। ऐसी कौन सा नहीं कि 5 यूज लाइन को आप सेव करो और ये रिफ्रेश करो और देखो कुछ भी नहीं हुआ, चेंज हुआ डिजाइन, कुछ भी नहीं हुआ तो है, दिल्ली गया वो कंटेंट थोड़ी चेंज होगा। दिल्ली चीट हो गया आप ये भी बोल देते फेड हो गया नहीं है। कपड़े चेंज करने से शक्ल थोड़ी चेंज होती, ठीक, और ये वही है। मरने वाले कपड़े में दोबारा देखो, फिर बूटस्वैच पे गए, ठीक, शुरू से देख लो, बूटस्वैच आ गया, वर्जन कौन सा 3 और 3 कर लिया वर्जन और थीम लाकी फ्लैटली ले लेते हैं, कोई ले लो, इसमें क्या है, फ्लैटली पे गए सेम ही तो है। और ये फ्लैटली और बूटस्ट्रैप और यहाँ पे कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, कंटेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है bootstrap.cs, उसमें जो लिखा है उसे डिलीट कर दो और इसको पेस्ट और सेव कर लो जी। अब आप इसे रिफ्रेश करो और चेंज हो, अब बने बात ठीक, इज द बेटर पता लग गया। मेकअप हो गया अभी अप्लाई कैसे हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, कंटेंट फोल्डर के अंदर bootstrap.css में bootstrap चेंज कर दो, बेसिकली ये हुआ। उसके बाद आप जाओ ऐप स्टार्ट में बंडल कॉन्फ़िग में, और बंडल कॉन्फ़िग में इसके लिए एक बंडल बना हुआ, ये क्या नाम है, content/css। और इस बंडल में कौन सी फाइल ऐड है, कंटेंट फोल्डर के अंदर bootstrap.css।
और ये बंडल कहां पे ऐड है? हमारे मास्टर पेज पे। ये लो, कहां गए? व्यूज, शेयर और लेआउट। लेआउट में जब गए और सबसे ऊपर वो बंडल ऐड। तो जब आपका बंडल लेआउट पे ऐड हो गया तो पूरे प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, यानी उड़ के नहीं जाएगा, हवा में नहीं जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये कर लोगे इतना जी इतना ही। पूरा ना 1.5 लेक्चर लगता है लेआउट पे। इस बार चेंज किया, मान लो प्रोजेक्ट में 6 मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग लेआउट चाहिए। मल्टीपल लेआउट हो सकते नहीं हो सकते? अभी तो बेचारा एक ही है, अभी एक ही समझ आए, कोई बहुत है, अभी पहली बार के लिए। चलो आगे बढ़े, कुछ तो नया सीख लेना। अब कम से कम आपको ये पता चल गया लेआउट अप्लाई कैसे, इतना समझ आ गया। जी सर। अब हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंट्रोलर। स्टूडेंट नाम से कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, कंट्रोलर बनता मॉडल के बाद। और MVC 5 कंट्रोलर पूरी रिवीजन। नींद आ रही है। पहले मैं थोड़ा सा बेस बनाता हूँ, ये चीज होती है, सो जाओ। फिर बाद में हम डिटेल में उसमें पढ़ते हैं। साथ वाली कोई। अब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर का नाम दे दिया स्टूडेंट और साथ में कंट्रोलर की, और ऐड पे क्लिक किया, ये बन गया। अब हमने यहाँ डाटाबेस एक्सेस करना है, क्या लिखते हैं बोलो जल्दी? प्राइवेट रीड ओनली, और किस नाम से है? एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, ये लो, और यहां पे नेम दे दिया कॉन्टेक्स्ट। रीड ओनली मेंबर्स रीड ओनली होते हैं, एक ही जगह चेंज हो सकते हैं, कहां पे? कंस्ट्रक्टर। ठीक, और यहां पे CTR कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। एक, और ये कंस्ट्रक्टर में आपने इनिशियलाइज कर, बताइए। अब ये दूसरी बार ये भी लिख दिया, दूसरी बार तो लिख रहे हैं, ये 90% पुराना होगा। अब आ जाओ इंडेक्स पे, ये किसका कोड है? डिस्प्ले का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेर स्टूडेंट लिस्ट। पहली बात देखो, वेर डाटा टाइप, अब इंप्रूव कर देते हैं ना। पहली बात, वेर डाटा टाइप में एक हम सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये मैंने लिखवा दिया था कि वेर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, करेक्ट? लिखा हुआ, उसमें स्ट्रिंग करो, इंटीजर करो, एरे करो, कलेक्शन, जो मर्जी। ये हो गया, ये करवा दिया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से, तो वेर डाटा टाइप में याद रखना डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में ही होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और नीचे आप लिख रहे, नहीं, सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। एरर दे दी, देखो आपके सामने, एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। दूसरा पॉइंट,
जो where है ठीक always use with local member. लोकल मेंबर का मतलब यह है कि अंदर ही यूज हो सकता है, आप इसको ऐसे बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, यानी ऑलवेज यूज विद लोकल मेंबर। मतलब ये है ये इंडेक्स के अंदर डिक्लेयर हुआ तो इंडेक्स के अंदर ही यूज होगा, बाहर यूज नहीं हो सकता। ऑलवेज यूज विद लोकल मेंबर, आप इसको पब्लिक नहीं बना सकते, इसको आप उसके बाद यानी ग्लोबल नहीं बना सकते, कहने का मतलब मेरा ये सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑलवेज यूज विद लोकल मेंबर। और जैसा डेटा डालते हो ये वैसी ही टाइप डिफाइन करता है। स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग, इंटीजर डालोगे जैसे ये है स्ट्रिंग डाला तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, नंबर लिखोगे तो इसकी डाटा टाइप नंबर हो जाएगी। तो ये जो है जैसा डाटा डालते हैं वैसी टाइप डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन है ये कब करता है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे? अच्छा लगाओ चलो। कंपाइल टाइम पे, तभी तो इन्होंने बोला सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है, रन टाइम पे नहीं। अगर रन टाइम पे करेगा तो स्लो होगी परफॉर्मेंस। कंसेप्ट सुना होगा अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में क्या होता, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन, रन टाइम पे डेटा चलता है तो वो स्लो होता है। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता, सारी मेमोरी एलोकेशन पहले हो चुकी होती, डाटा चलता है बस अर्ली बाइंडिंग में। तो ये जो है अर्ली बाइंडिंग का कंसेप्ट है, ये पहले ही डिसाइड कर लेगा कंपाइल टाइम पे कि कैसा डाटा है तो इसकी डाटा टाइप कैसी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इसको यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। कंपाइल टाइम पे हम ये सारी मेमोरी एलोकेशन करते हैं और इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर स्ट्रिंग, integer, array, collection, object, या you can store any type of information. ठीक है जी, इम्प्रूव हुआ थोड़ा बहुत। कोई पूछे डाटा टाइप बताओ, ये सब बताना पड़ेगा, आगे फिर इम्प्रूव होगा। आज इतनी हो सकती है, बाकी काम के लिए तो कल आना पड़ेगा, ठीक? और कल भी आना है सेम टाइम में, 10 से